Hello friends, so let's start with the environment section and environment का जो है सेकेंड वाला लेक्चर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सेकेंड पार्ट उसका। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है स्टबल बर्निंग। तो स्टबल बर्निंग आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा होगा और PT 365 में भी आपने पढ़ा होगा जब विजन IAS की आई थी, उसमें भी मैंने आपको स्टबल बर्निंग बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इसलिए मैं ये टॉपिक में आपको थोड़ी ही चीज़ें बताऊँगी, कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपको ज़रूरत है मेंस के लिए, तो उसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा कहीं, या फिर अगले जब मेंस होगा तभी भी वो लोग मेंस की मेंस की 365 निकालते हैं, उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगी। बट अभी स्टबल बर्निंग एज अ टॉपिक मैं आपको मेन रीजंस बता दे रही हूँ, क्यों क्यों होता है, जो जो इसमें एक मतलब एक ब्रीफ टाइप का मैं आपको समरी टाइप का बता देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पढ़ें, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो आपको पता है कि जब भी विंटर्स आते हैं तो हमारे NCR रीजन और दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो है एयर क्वालिटी जो है हमारी ख़राब हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, आप लोग मास्क लगाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है कब होती हैं? जनरली विंटर्स में होती हैं। विंटर्स में क्यों होती है? बिकॉज जो पंजाब और हरियाणा वाला रीजन में है, हरियाणा वाला रीजन है, उसमें हम स्टबल बर्निंग करते हैं। पैडी राइस होता है जो कि हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, और ट्रांसप्लांटेशन के बाद पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो भी उसमें स्ट्रॉ वगैरह बचते हैं उनको वो जलाते हैं कि अगले साल के लिए उनकी फील्ड क्लियर हो जाए। तो इसके कारण क्या होता है, वो जलाने के कारण इतना ज़्यादा धुआं होता है जो दिल्ली NCR तक आ जाता है। कैसे आता है? जो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती हैं, जो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है हमारा, कब आता है? रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम पे आता है। तो जब वो आता है हमारा वेस्टर्न साइड से, विच इज़ मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन, तो वहाँ से आते हैं, तो ये जो विंड्स है बहुत स्पीड में होते हैं, जिसके कारण जो धुआं है, जो भी पंजाब और हरियाणा रीजन में जो भी चीज़ें हैं, वो पूरा आके हमारे दिल्ली वाले रीजन में आ जाती हैं। ओके, सो मोर ऑन द न्यूज़ अगर बात करें तो वन ऑफ द मेन रीज़न जो है स्टबल बर्निंग का, स्टबल बर्निंग का मेन रीज़न है बिहाइंड द एयर पॉल्यूशन विच इज़ स्टबल बर्निंग। ऑब्वियसली स्टबल बर्निंग जो हम दिल्ली हरियाणा में करते हैं, तो दिल्ली पॉल्यूशन जो है 36% रीच किया है PM 2.5 का, इन कंपैरिजन टू 42% इतना एंड 44%। तो मतलब आपको इस डेटा से क्लियरली पता चल रहा है कि जो हमारी स्टबल बर्निंग हो रही है, जितना भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वो डिक्रीज हुआ है एट सम एक्सटेंट। ठीक है, इतना ज़्यादा भी डिक्रीज नहीं हुआ है, बट इंस्टेंस जो है स्टबल बर्निंग के वो भी रिड्यूस्ड हुए हैं सिग्निफिकेंटली, क्लोज टू 50%। कौन से डेटा, किस डेटा में बताया गया है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ओवरऑल अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिल्ली का, वो वेरी करता है पुअर से सीवियर की तरफ, बट अभी जो है अभी जो है मॉडरेट, मतलब वेरी पुअर टू सीवियर होता है। जैसे कि मॉडरेट और पुअर होता है हमारे मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में। सफ़र जो है एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है इस एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए। अब हम देखते हैं स्टबल बर्निंग होता क्या है, कैसे ये इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जनरली इंट्रोड्यूस हुआ जब हमने मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग स्टार्ट किया। ठीक है, आपको याद होगा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो है हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया था, उसके बाद से जो है स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आई। प्रैक्टिस जो है स्टबल बर्निंग, दैट मीन्स बर्निंग जो भी पैडी होता है, क्रॉप होता है, उसके जो रेसिड्यू बचते हैं एज अ पार्ट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट, काटने के बाद जो भी रेसिड्यूज बचते हैं, तो उनको जो है जलाया जाता है उन फील्ड्स को क्लियर करने के लिए, और ये नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट है। ओके, सो वाई पैडी क्रॉप्स इज प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू स्टबल बर्निंग। सिर्फ राइस ही इतना क्यों स्टबल बर्निंग के लिए वो है, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि शुगर केन, वीट भी वहाँ पे ग्रो होते हैं, विच इज़ वेरी मतलब जिसके लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बट इट इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर राइस ड्यू टू, क्योंकि जो भी राइस से एग्रो वेस्ट जनरेट होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और उसको इसलिए जलाया जाता है। तो इसलिए जो है राइस जो है वो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है हमारे स्टबल बर्निंग का। ओके, देन व्हाट आर द मेजर स्टबल प्रोड्यूसिंग एरियाज, तो जो कि मैंने पहले भी बताया है, पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश जो है, ये ज़्यादा नॉर्दर्न इंडिया में राइस कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब इम्पैक्ट देख लेते हैं, स्टबल बर्निंग का इम्पैक्ट क्या होगा ऑन एनवायरनमेंट में। अगर बात करें तो एयर पोल्यूशन, स्मोक लेवल बढ़ जाएगा, हीट जो जनरेट होगी वो ज़्यादा होगी, हीट जनरेशन बिकॉज ऑफ मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण, सॉइल इरोजन और हार्डनिंग भी हो जाएगा। और एग्रीकल्चर की बात करें तो वो जो है ऑर्गेनिक
कंपाउंड होता है सॉइल में वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल लॉस होंगे सॉइल में, और बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको किल करेंगे। फिर हेल्थ की अगर बात करें तो आइज़ में इरिटेशन होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होगी, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो सकती है जैसे कि एस्थमा हो गया, ब्रोंचाइटिस हो गया, एंड रिड्यूस लंग कैपेसिटी। ओके, सो ये सब जो है हमारी स्टबल बर्निंग से प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने स्टबल बर्निंग को रिड्यूस करने के लिए? तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज, बायोमास पावर प्रोजेक्ट जो है उन्होंने सेटअप किया है, और फिर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो भी सेटअप किया है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की है कि आप राइस बस ना यूज़ करके बहुत सारे क्रॉप्स को यूज़ करिए जो कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन ना क्रिएट करते हो। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव भी लॉन्च किए गए हैं। फिर अगर लॉ अब देखते हैं लीगल तरीके से क्या क्या किए गए हैं, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उन्होंने बैन कर दिया है क्रॉप रेसिड्यू जो भी आप बर्न करते हो इन द स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, और क्रॉप रेसिड्यू को अगर आप बर्न कर रहे हो तो वो एज अ क्राइम की तरह लिया जाएगा अंडर सेक्शन 188 ऑफ IPC, ठीक है, और पेनल्टीज और फाइन्स भी इम्पोज की गई हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की अगर बात करें तो बहुत सारे मशीन्स जो हैं जो कि मतलब जो कि एयर पोल्यूशन फ्री होते हैं उनको यूज़ करने की बात की गई है, जैसे कि हैप्पी सीडर हो गया, रोटावेटोर्स हो गया, बेलरेस हो गया, पैडी स्ट्रॉ चॉपर हो गया। तो दीज आर द थिंग्स जो कि मशीन्स को यूज़ करने के लिए बोला गया है। बायोडिकम्पोजर टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप किया है IARI ने, जो कि किसके लिए, जो भी हमारा स्ट्रॉ है उसको हम कलेक्ट करके उसको डिसॉल्व कर सके और उसको एक ऐसा मैन्योर यूज़ कर सके, एज अ मैन्योर चीज़ों के लिए यूज़ कर सके। फिर प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्टबल, ऑब्वियसली जो स्टबल जो बचता है हमारा उसको दूसरे चीज़ों के लिए यूज़ करने के लिए इंस्टीड ऑफ बर्निंग आप जो है कैटल फीड, कॉम्पोस्ट मैन्योर जो है रूफिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं रूरल एरियाज में। ओके, फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है कि आप इन सीटू मैनेजमेंट करें क्रॉप रेसिड्यू का, और बोनस और इंसेंटिव भी दिए जाते हैं फार्मर्स को कि वो जो है राइस से स्विच कर सके दूसरे क्रॉप्स की तरफ। ओके, जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने खेती खाली फिर भी खुशहाली का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो दीज आर द सम इनिशिएटिव्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग स्टबल बर्निंग। नाउ लेट्स कम टू what has been issues in implementation of these initiatives। अब इम्प्लीमेंटेशन, इनिशिएटिव तो बना दिए बट इम्प्लीमेंटेशन में क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट 2009 का पास किया था। ये इंट्रोड्यूस किया गया था इसलिए कि ग्राउंड वाटर जो क्राइसिस हो रहे हैं वो हमारे रिड्यूस हो पाए, उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो इन्होंने बोला था कि द लॉ जो है shifting sowing and transplantation of paddy in Punjab from April to May। उन्होंने पहले क्या होता था, पैडी जो है ग्रो होता था अप्रैल और मई में, बट उन्होंने बोला था कि जो पैडी का ट्रांसप्लांटेशन है और उसका शोइंग है मतलब लगाने के लिए और जो भी आप करते हो तो उसको मई और जून में शिफ्ट कर दीजिए। It shifted the timing of stubble burning in Punjab as well as the time of onset of winter in northern India। तो इसलिए जो है वो टाइम भी शिफ्ट हो गया। फिर मिक्स्ड सक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट कंसिडरेशन की अगर बात करें तो सक्सेस जो है हमारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की वो भी मिक्स्ड है। तो सब्सिडी जो भी गवर्नमेंट देती है वो डिले होती है विथ लैक ऑफ कनेक्टिविटी विथ अल्टरनेटिव यूज ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर लिमिटेशन जो है IARI ने डेवलप किया है बायोडिकम्पोजर, उसका भी लिमिटेशन है कुछ। तो रेनी पीरियड्स में जो है जो भी हम स्प्रे करते हैं बायोडिकम्पोजर्स को वो डिले होते हैं बिकॉज ऑफ फील्ड जो है पूरी तरह वेट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भरी होती है पानी से, इसके कारण जो है इसका भी लिमिटेशन है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस की अगर बात करें तो विथ एग्रीकल्चर बीइंग अ सेंसिटिव इशू, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर जो मार्जिनल फार्मर्स है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल इज़ अ चैलेंज बिकॉज जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है वो उनके ऊपर ज़्यादा आ जाएगा, मतलब जो भी वो स्ट्रॉ वगैरह जला रहे हैं तो उनको पे करना पड़ेगा। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल मतलब होता है कि जो भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है उसी को पे करना पड़े, जितना भी वो पॉल्यूट कर रहे हैं हमारे एयर को तो उतना ही उनको पे करना पड़े। तो स्मॉल और मार्जिनल
फार्मर्स के पास उतना पैसा नहीं रहता है कि वो जो है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को फॉलो कर सके, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर पॉलिटिकल चैलेंज की अगर बात करें, ड्यू टू पॉलिटिकल ब्लेम गेम जो है गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ें इम्पोज करने में डरती है कि उनका वोट बैंक कम हो जाएगा या फिर जो भी चीज़ें होंगी, तो वो फाइन्स ज़्यादातर इम्पोज नहीं करते हैं। बिहेवियरल चैलेंज की अगर बात करें तो ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑन और ओवर इल इफेक्ट्स कंपैरिजन विद अदर पॉल्यूटेंट्स और एज ऑफ बर्निंग स्टबल, मैनी फार्मर्स जो है बहुत ज़्यादा वो लैक करते हैं कि वो स्टबल बर्निंग को छोड़ के दूसरी तरफ जाएं, जैसे कि स्टबल मैनेजमेंट कर सके। तो फार्मर्स भी इतना ज़्यादा उनके बिहेवियर में चेंज लाना वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए। पुअर एमएसपी सपोर्ट फॉर अदर क्रॉप्स, ऑब्वियसली एमएसपी जो है बहुत ज़्यादा दी जाती है राइस और वीट के लिए, दैट्स वाई फार्मर्स जो है ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो अल्टरनेटिव जो एमएसपी हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी दूसरे क्रॉप्स के लिए, तब जाके सारी चीज़ें रिड्यूस और अपने बैलेंस में आ पाएंगी। ओके, सो दीज आर द इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज initiatives. Okay, now let's come to what can be done to overcome the constraints and resolve the issues. अब हमको क्या ज़रूरी है, हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो भी constraints आ रहे हैं, जो भी issues हैं, उनको resolve करें। तो सबसे पहले हमको राइस बायोपार्क सेटअप करना चाहिए, जो कि MS स्वामीनाथन जो है बहुत बड़े एग्रीकल्चरलिस्ट इकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने हमको सजेस्ट किया है कि हमको सेटअप करना चाहिए राइस बायोपार्क्स एज अ पार्ट ऑफ डी इकोलॉजी अप्रोच, जो कि फार्मर्स को हेल्प करेगा जो भी राइस स्टबल है उसको कन्वर्ट करने में, कि वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। इम्प्रूव करना है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि जो मैंने पहले मशीन्स बताई, हैप्पी सीडर मशीन हो गई, ये सब जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सेटअप एंड एफिशिएंट लॉजिस्टिकल सिस्टम, इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ स्टबल बर्निंग, जो कि पॉल्यूटर स्प्रे प्रिंसिपल को अच्छे से एनफोर्स कर सके। हैंड होल्ड द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करो कि वो जो है उनमें अवेयरनेस रेज हो पाए और वो जो है अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए, एंड इन विथ प्रोटेक्टिंग ऑल्सो द एनवायरमेंट ऑल्सो। ओके, सो दिस इज़ द स्टबल बर्निंग प्रॉब्लम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा फास्ट हूँ, बट अभी क्या है नवंबर मंथ की आ गई है एंड दिसंबर मंथ की आने वाली होगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, नाउ लेट्स कम टू वेस्ट टू वेल्थ। तो अभी जो है गांधी जयंती में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल। वेस्ट टू वेल्थ मतलब जो भी वेस्ट जनरेट होता है हम उससे कैसे वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं उस वेस्ट से, जो भी वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है। तो अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गांधी जयंती के दिन वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल। ओके, अब मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो ये जो है 9 मिशंस में से एक मिशन है, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस के अंदर आता है। द वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल विल बी ब्रिंग, ये क्या ब्रिंग करेगा, जो भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनको एक साथ लाएंगे और वो एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में वर्क करेंगे। ये जो है पार्ट है स्वच्छ भारत उन्नत भारत अभियान का पार्ट है। ये फोकस करेगा साइंटिफिक जो भी प्रोसेसिंग है वेस्ट की, उसको कैसे साइंटिफिकली हम प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि मतलब जैसे कि ज़ीरो लैंडफिल और ज़ीरो वेस्ट नेशन हम बना सके। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले हमको न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है, आइडेंटिफाई करना है और उसको सपोर्ट करना है, बूस्ट करना है और ऑगमेंट करना है हमारा स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट, क्रिएट करना है फाइनेंशियली वाइबल सर्कुलर इकोनॉमी जो कि वेस्ट मैनेजमेंट कर सके, स्ट्रीमलाइन करना है जो भी वेस्ट हैंडलिंग है हमारे इंडिया में उनको। तो सर्कुलर इकोनॉमी एक बहुत बिग टर्म है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि रिसाइकल रीयूज़ और वही वाले सिस्टम पे बेस्ड है, तो इसलिए हमको ये जो है इम्पॉर्टेंट है। तो वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल में 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला है गांधी जयंती को ये लाया गया है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के अंदर आता है। ये जो है स्वच्छ भारत उन्नत भारत अभियान का पार्ट है, जिसमें ज़ीरो लैंडफिल और ज़ीरो वेस्ट नेशन बनाने की बात की गई है। ओके, अब सॉलिड वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट इन इंडिया की अगर बात करें तो मीनिंग क्या होता है सॉलिड वेस्ट का। तो सॉलिड और सेमी सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि सैनिटरी वेस्ट हो गए, कमर्शियल वेस्ट हो गए, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट हो गए, कैटरिंग हो गया, मार्केट वेस्ट हो गए, नॉन रेसिडेंशियल वेस्ट हो गए, सिल्ट जो भी रिमूव होता है कलेक्ट किया जाता है सरफेस ड्रेन से, तो सारे वेस्ट जो है ये हमारे सॉलिड वेस्ट में आते हैं, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016
में भी दिए गए हैं। ओके, फिर कंसर्न्स ऑन सॉलिड वेस्ट अगर बात करें तो इनएविटेबल जो बायो प्रोडक्ट होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, वो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है रिसाइकेबल है नेचुरली, ठीक है। बट इट बिकम्स अ कंसर्न जब वेस्ट जनरेशन रेट जो है वो हायर हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है रिसाइकलिंग के प्रोसेस से। मतलब कुछ चीज़ें नेचुरली रिसाइकल हो रही हैं, बट इतने ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन होने की वजह से लोग जो है सॉलिड वेस्ट जो जनरेशन है वो ज़्यादा हो रहा है एज कंपैरिजन टू रिसाइकलिंग। तो दैट्स वाई ये हमारे लिए कंसर्न हो जाता है। तो जनरेशन इन इंडिया अगर बात करें तो इंडिया जो है एस्टिमेटेड 63 मिलियन टन्स जो है एनुअल वेस्ट जनरेट करता है, इंक्लूडिंग नियरली 5.6 मिलियन of plastic waste, 7.90 million tons of hazardous waste and 1.5 million of e-waste और 0.17 million ton of biomedical waste को generate करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू मैनेजमेंट इन इंडिया। तो मैनेजमेंट इन इंडिया की अगर बात करें तो 70% जो है वेस्ट कलेक्ट होता है और 20% सिर्फ रिसाइकल होता है, वाइल मोस्ट ऑफ द जो भी वेस्ट होता है उसको डंप किया जाता है लैंडफिल साइट्स पे और वाटर बॉडीज पे और ओपन सीज पे। ओके, और मोस्ट मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ है, जो हमारी 5 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वो अलोन जो है वेस्ट को जनरेशन को बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेशन में आती हैं, जैसे कि दिल्ली हो गई, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता। Okay, so these are the most waste generated city. Now let's come to about solid waste management rules 2016. अब अगर हम बात करें तो solid waste management rules 2016 is very important because plastic waste management rule 2 बार आ चुका है और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ चुकी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में दिया क्या गया है, हम वो पढ़ते हैं। तो ये जो रूल्स हैं ये 6 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है और ये इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड, उनका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है स्वच्छ भारत मिशन का, उसको हमको अचीव करना। ये क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल जो भी सॉलिड वेस्ट है, इट रिमूव्ड म्युनिसिपल फ्रॉम सॉलिड वेस्ट टू कवर एरियाज बियॉन्ड म्युनिसिपल एरिया। तो उन्होंने म्युनिसिपल को रिमूव किया है फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट, क्योंकि म्युनिसिपल एरिया को भी इंक्लूड कर सके, सच एज आउट ग्रोथ्स इन अर्बन एग्लोमरेशन, नोटिफाइड एरियाज, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट एटसेट्रा। अब ये कवर क्या नहीं करता वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट्स कम्स ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर प्लास्टिक, ई वेस्ट, बायोमेडिकल, हजार्डियस, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, ये सब कवर नहीं होते, बिकॉज इन सब चीज़ों के लिए अलग से भी रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बना हुआ है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बने हुए हैं, बायोमेडिकल वेस्ट एंड मैनेजमेंट रूल्स बने हुए हैं, एंड हजार्डियस एंड कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी बने हुए हैं। इसलिए जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर ये नहीं आते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स कम टू साइलेंट फीचर्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वेस्ट जनरेटर्स को, कि कौन वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं, भले वो हाउस होल्ड हो, इंक्लूडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, स्ट्रीट वेंडर्स हो, इन सबको इंक्लूड किया जाएगा। फिर ड्यूटीज़ फिक्स की जाएंगी, जो भी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उन वो टू द अथॉरिटीज़ लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मिनिस्ट्रीज, ये भी हो गए। फिर सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी जो है सेटअप की जाएगी। कौन सेटअप करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि इम्प्लीमेंटेशन इस रूल्स के मैनेज करेंगे। रिवाइज्ड पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम लैंडफिल्स टू एमिशन एंड कंपोस्ट स्टैंडर्ड। मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोवाइड अ पाउच, मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको पाउच प्रोवाइड करना पड़ेगा, और रैपर फॉर डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी वेस्ट। एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वेस्ट कलेक्ट करने के लिए वो भी डेवलप किया जाएगा विद 1500 किलो कैलोरी पर केजी एंड अबव, जो भी सीमेंट इंडस्ट्री और पावर प्लांट्स हैं उनके आसपास। ओके, सो दिस इज द साइलेंट फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016. नाउ लेट्स कम टू हाउ वेस्ट प्रेजेंट एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. तो अभी हमने बोला वेस्ट टू वेल्थ जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो कैसे ये वेल्थ जनरेट करेगा, मतलब वेस्ट जो है कैसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है हमारे इंडिया के लिए. तो सबसे पहले एनर्जी जनरेट करेगा. सॉलिड वेस्ट व्हेन टेकन, अगर उसको राइट प्रोसेस में लिया जाए और उसको राइट चीज़ों के लिए यूज़ किया जाए, तो ये एक पोटेंशियल फ्यूल की तरह वर्क करेगा, जो कि हमारे एनर्जी को जनरेट करेंगे. गैसिफिकेशन ऑफ वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी जनरेटेड वेस्ट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं गैस वेस्ट एनर्जी प्लांट में. फिर पैलेटाइजेशन, पैलेटाइज्ड स्लज कैन एक्ट एज एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. रीप्रोसेसिंग ऑफ इरीगेशन वेस्ट, ऑब्वियसली उसको भी हम
हम वो कर सकते हैं। फिर रिसाइकल मटेरियल, ठीक है, जैसे कि सर्कुलर इकोनॉमी, और एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेस ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो ई वेस्ट से हम वैल्यू भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रीशियस मेटल्स एज कॉपर्स, गोल्ड, एल्यूमिनियम इज इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट अमाउंट्स, ठीक है। तो दीज आर द सम जो भी वेस्ट है हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू कैसे प्रेजेंट करता है। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द चैलेंजेस इन रियलाइजिंग दीज अपॉर्चुनिटीज़। तो सबसे पहले मल्टीपल सोर्सेज ऑफ वेस्ट जनरेशन। तो बहुत ज़्यादा सोर्सेस है वेस्ट जनरेशन के, जैसे कि रेसिडेंशियल एरियाज़ हो गए, स्कूल एरियाज़ हो गए, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो गए, उनको सेग्रेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो ये एक चैलेंज है। टॉक्सिक वेस्ट, बहुत सारे जो वेस्ट मटीरियल हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस से बने होते हैं, जिसके लिए जो कि अगर हम यूज़ करेंगे एज अ वेल्थ जनरेशन के लिए तो वो हमको हार्मफुल इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। लिमिटेड कैपेबिलिटीज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, यूएलबीज जो है सच एस म्यूनसिपैलिटीज जो है वो मॉनेटरी रिसोर्सेज में लैक करती है, उनके पास इतना फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होते कि ये सारी चीज़ों को यूज़ करके वो कोई चीज़ आगे बढ़ा सके, तो बहुत कॉस्टली भी होता है, तो उनके पास भी लिमिटेशन है। फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन ड्यू टू लिमिटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एट वेस्ट ट्रीटमेंट विथ लैक ऑफ बैकवर्ड लिंकेज विद जनरेशन सोर्सेज, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है वो भी पुअर है। एजुकेशन एंड बिहेवियरल इश्यूज भी है, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है पीपल्स के पास, ठीक है। सो दीज आर द इश्यूज, चैलेंजेस which are in the waste to wealth, अगर हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। अब क्या कर सकते हैं हम वेस्ट टू वेल्थ के पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए? तो बिल्डिंग द बेस, ऑब्वियसली सबसे पहले हमको लोगों को एनकरेज करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि वो सेग्रीगेशन जो है वेस्ट का वो सोर्स पे करें, मतलब रेसिडेंशियल एरियाज़ में है तो रेसिडेंशियल एरियाज़ में ही करें। तो अगर सेग्रेट हर जगह होंगे तो हमको 100% वेस्ट जो है हम पूरी तरह अच्छे से यूज़ कर सकते हैं वेस्ट को वेल्थ के लिए। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए, कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट देना, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, पूरी तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रोवाइड करना, और अवेयरनेस सिटीजन्स के में बिल्ड करना। ओके, सो दीज आर द पोटेंशियल जो कि ज़रूरी है। नाउ लेट्स कम टू वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट कार्बन सिंक अंडर प्रेशर, ठीक है। तो ये जो है एक रिपोर्ट है जिसको IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एंड यूनेस्को वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने अभी लॉन्च किया है, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। रिपोर्ट जो है ये प्रोवाइड करता है पहली ग्लोबल साइंटिफिक असेसमेंट जो है ग्रीन हाउस एमिशन के लिए और सिक्वेस्ट्रेशन के लिए क्या फिक्स बाय फॉरेस्ट इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट जो है जो कि कवर करता है 69 मिलियन हेक्टर्स, जो कि 13 बिलियन टन्स है कार्बन का इन वेजिटेशन एंड सॉइल्स। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट हेरिटेज फॉरेस्ट कार्बन जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज में ही स्टोर्ड है, ठीक है। अब की फाइंडिंग क्या है रिपोर्ट की, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मैं कुछ मेजर बता दे रही हूँ। ओवर द पास्ट 20 ईयर्स अगर बात करें तो 3.5 मिलियन हेक्टर्स जो है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट इन 10 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एमिटेड कार्बन देन दे ऑब्जर्व, जितना एब्जॉर्व करते हैं उससे ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, उससे ज़्यादा वो एमिट करते हैं। टू मोस्ट वाइड स्प्रेड थ्रेट्स जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट के लिए, क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत इफेक्ट, सीवियर वेदर इम्पैक्ट करता है, और लैंड यूज जो पैटर्न है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, लैंड यूज पैटर्न जिस तरह चेंज हो रहा है वो प्रेशराइज करता है विद ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक सारे हमारे एनवायरमेंट को। अब इंडिया का सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये अमंग द 5 साइट्स में से एक है जो कि हाई ब्लू कार्बन स्टॉक रखता है, मतलब सिक्वेस्ट्रेशन करता है ग्लोबली। ब्लू कार्बन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कार्बन होता है जो कि ऑब्टेन्ड होता है, जो भी प्लांट हमारे डीके होते हैं जिनका डेथ होता है वो स्टोर होते हैं कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम में, तो उनको हम ब्लू कार्बन बोलते हैं। ब्लू कार्बन इकोसिस्टम जो है इंक्लूड सी ग्रासेस, मेडोज हो गए, टाइडल मार्शेस और मैंग्रोव्स हो गए, ठीक है। तो दीज आर द की फाइंडिंग्स। नाउ लेट्स कम टू रिकमेंडेशन, क्या दिया है उन्होंने। रैपिड रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इवेंट्स, जैसे कि हमको अडॉप्ट करना चाहिए क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान्स, माउंट जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंट केनिया नेशनल पार्क, नेशनल फॉरेस्ट इन केनिया। सपोर्ट करना चाहिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इनिशिएटिव, जैसे कि हमारी इंडिया ने लॉन्च किया है। मैकेनिज्म सपोर्ट करना चाहिए, जैसे जो कि हमारे फॉरेस्ट की कनेक्टिविटी और इंटैक्टनेस को मैक्सिमाइज कर सके। फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंडस्केप अराउंड साइट कैन जनरेट कार्बन एमिशन एंड डिसरप्ट इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। इंटीग्रेट कंटिन्यूड प्रोटेक्शन ऑफ world heritage sites into climate, biodiversity and sustainable development strategies. Okay, so these are the recommendation. Now let's come to the world heritage sites, इसके लिए क्या information दी है।
तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो कल्चरल और नेचुरल साइट्स होती हैं जिसकी आउटस्टैंडिंग नेचुरल वैल्यू होती है, विच आर इम्पॉर्टेंट अक्रॉस कंट्रीज एंड जनरेशन. यूनेस्को सीक्स टू एनकरेज द आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड कंसीडर टू बी आउटस्टैंडिंग वैल्यू टू ह्यूमैनिटी. ये जो है किस कन्वेंशन में लिया गया था? कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज अडॉप्टेड बाय यूनेस्को इन 1972. ये डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस मोर देन 110 कंट्रीज और कवर करती है अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन हेक्टर्स. ठीक है. इन एडिशन अगर बात करें, इनकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू ग्लोबली भी है एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, और जो भी हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके वेलबींग के लिए भी, और ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए भी. ओके, सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट. नाउ लेट्स कम टू कोरल रीफ्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कोरल रीफ्स भी मैंने आपको एक बार पढ़ाया हुआ है, सो आई विल गो इन ब्रीफ दिस. ठीक है. तो अभी 6th स्टेटस रिपोर्ट जो है कोरल्स की ऑफ द वर्ल्ड बाय किसने रिलीज की है? ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क ने रिलीज की है. उन्होंने बोला है कि 14% जो कोरल रीफ्स हैं वो लॉस्ट हुए हैं, मतलब खत्म हुए हैं सिंस 2010. अब मोर अबाउट न्यूज़ की अगर बात करें तो ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है ये एक ऑपरेशनल नेटवर्क है जिसमें और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है जिसका एम है कि हमको बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कोरल रीफ इकोसिस्टम के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए और उसके मैनेजमेंट के लिए. ठीक है. ये एक ग्लोबल नेटवर्क है साइंटिस्ट, मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि कोरल रीफ्स को मैनेज करने में हमारी हेल्प करते हैं. फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है इसका इज द स्टेटस ऑफ कोरल रीफ्स ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, जो कि डिस्क्राइब करता है हमारे कोरल रीफ्स है उनका स्टेटस वर्ल्ड वाइड. द ग्लोबल डेटाबेस स्पैन मोर देन 40 years from 1978 to 2019 and consisted of observation from 73 reef building countries around the वर्ल्ड. ओके, सो व्हाट की फाइंडिंग्स अगर देखें तो कोरल रीफ्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो है अंडर आर लेस स्ट्रेस बिकॉज क्लाइमेट चेंज वार्मिंग की तरह से, और हार्ड कोरल रीफ्स जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं. ठीक है. तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, नॉट सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स कम टू अबाउट कोरल रीफ्स. तो कोरल रीफ्स जो है ये होते क्या हैं? तो कोरल रीफ्स एक लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर के अंदर ग्रो होते हैं, जिसमें स्केलेटन कंपोज्ड होते हैं ऑफ कोलोनियल मरीन इनवर्टिब्रेट्स कॉल्ड कोरल्स. कोरल्स स्पीशीज जो है वो एक रीफ बिल्ड करते हैं, उनको हम हार्ड कोरल्स बोलते हैं. वो रीफ किसके रहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के रहते हैं. और जो कोरल्स जो है रीफ बिल्ड नहीं करते उनको हम सॉफ्ट कोरल्स बोलते हैं. ईच इंडिविजुअल कोरल्स जो है उनको एक पॉलिप की तरह रेफर किया जाता है. कोरल पॉलिप्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन जो है उनके एंसेस्टर जो खत्म हो जाते हैं उनके ऊपर बिल्ड होते हैं. कोरल का सिम्बायोटिक और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप रहता है उनके एल्गी के साथ, विच इज विद द जूजेंथली एल्गी जिसको बोलते हैं. और जूजेंथली जो है वो कोरल्स को कलर्स प्रोवाइड करते हैं. अगर जूजेंथली अगर डाइड हो जाए, वो जो भी एल्गी है वो डाइड हो जाए, तो कोरल्स भी हमारे डाइड हो जाते हैं और उनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है. दैट इज कोरल ब्लीचिंग. मोस्ट कोरल पॉलिप्स जो है बॉडीज आर क्लियर एंड कलरलेस विदाउट जूजेंथली. About 25% of all known marine species अगर बात करें rely on coral reefs for food, shelter and breathing. There are sometimes referred to as, मतलब उनको क्या बोला जाता है? रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी बोला जाता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी किसे बोला जाता है? कोरल रीफ्स को. अब आते हैं कोरल रीफ्स पाए कहाँ जाते हैं? तो मोर देन 100 कंट्रीज में वो मिलते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द रीफ्स जो लोकेटेड है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में, मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में लोकेटेड है. और पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, कैरेबियन सी, रेड सी एंड पर्शियन गल्फ. कोरल रीफ जो है इक्वेटर के बहुत दूर भी पाए जाते हैं, बट वो जहाँ पे सिर्फ वार्म करंट फ्लो होती है, मतलब वार्म करंट अगर हमारे इक्वेटोरियल एरियाज से जा रही है तो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ भी कुछ कोरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लोरिडा एंड सदर्न जापान हो गया. अगर इंडिया की बात करें तो कोरल रीफ्स हमारे गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड और मालवन में ही प्रेजेंट है. तो दीज आर द 4 रीजन्स जहाँ पे हमारे कोरल रीफ्स प्रेजेंट है. Now let's come to types of coral reefs. तो there are 4 types of coral reefs. First है fringing reefs. Fringing reefs जो होते हैं जनरली नियर द कोस्ट लाइन बनते हैं. ठीक है, कोस्ट लाइन के पास ही बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो ठीक है, तो जैसे ये हमारा हो गया लैंड. ठीक है, तो ये कोस्ट लाइन हो गया, तो फ्रिंजिंग रीफ्स जो है यहीं पर बन जाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग रीफ्स. ठीक है, तो इसे हम फ्रिंजिंग रीफ्स बोलेंगे. अब बैरियर रीफ्स की बात करें तो बैरियर रीफ्स जो है फ्रिंजिंग रीफ से डिफर होते हैं बिकॉज वो कोस्ट लाइन से सेपरेट होते हैं, मतलब
कोस्ट लाइन से थोड़ा दूर बनते हैं, तो बीच में जो है सी होता है उसके बाद बनते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बैरियर रीफ्स। पैच रीफ्स जो है वो टिपिकली ग्रो होते हैं बिटवीन द फ्रिंजिंग और बैरियर रीफ्स के बीच में ऑन द आइलैंड प्लेटफॉर्म और कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले रीजन में। फिर आते हैं एटॉल्स। एटॉल्स जो है एक रिंग शेप्ड कोरल होते हैं जो कि एक बहुत बड़ा सा लगून क्रिएट करते हैं और यूजुअली जो है मिडिल ऑफ द सी के बीच में लोकेटेड होते हैं। एटॉल्स यूजुअली फॉर्म व्हेन आइलैंड सराउंडेड बाय फ्रिंजिंग रीफ सिंक इनटू द सी और द सी लेवल राइजेस अराउंड देम। ठीक है, तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू थ्रेड्स। अब थ्रेड्स क्या है कोरल रीफ्स के लिए? तो सबसे पहला है ओशियन एसिडिफिकेशन। क्या होता है? इंक्रीज एसिडिफिकेशन जो है ओशियन का अगर इंक्रीज हो जाए, ये कब कॉज होता है? व्हेन ओशियंस जो है बहुत ज़्यादा इमेंस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर पे, जो कि हमारे कोरल की एबिलिटी को इनहिबिट करता है टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेल्टेन। जैसे ही CO2 वाटर में इंक्रीज होता है, कोरल रीफ्स कोरल जो होते हैं उनके वीकर स्केलेटन हो जाते हैं, जिसके लिए वो वल्नरेबल हो जाते हैं और वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनका। फिर कोरल ब्लीचिंग। कोरल्स आर स्ट्रेच्ड ड्यू टू वार्मर ओशन वाटर, बहुत ज़्यादा वार्म ओशन वाटर्स में जाते हैं, तो कोरल रीफ्स जो है एक सिम्बायोटिक एल्गी जो है उसको, जो भी उनके इनसाइड रहता है जैसे जूजेंथली, उसको स्ट्रेस करते हैं और कोरल रीफ्स का कलर चेंज हो जाता है। वाटर पोल्यूशन जैसे कि एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स हो गए। सी लेवल राइज, ऑब्वियसली एज द प्लैनेट गेट्स वार्मर ग्लेशियल मेल्ट, सी लेवल राइज होगा और कोरल्स जो है वो नीचे आ जाएंगे, जिनके कारण उनको सनलाइट पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी, तो वो डैमेज हो जाएंगे। स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स, स्ट्रॉन्गर मोर फ्रीक्वेंट लाइक हरिकेन, साइक्लोन्स जो है वो कोरल ब्रांचेस को ब्रेक करते हैं। अनसस्टेनेबल फिशिंग जैसे कि सच एज साइनाइड फिशिंग हो गया, ब्लास्ट फिशिंग हो गया, ये सब अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम एक्सप्लोजिव वगैरह यूज़ करते हैं, जिसके कारण कोरल्स हमारे डिस्ट्रॉय होते हैं। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो मैनी एक्टिविटीज सच एज कोरल माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, कोरल कलेक्टिंग, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स, अनसस्टेनेबल टूरिज्म, मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन, ये भी हमारे हैबिटेट को इफेक्ट करते हैं। ओके, सो दीज आर द सम थ्रेट्स रिगार्डिंग कोरल रीफ्स। अब कंक्लूजन में अगर बात करें तो मेंटेनिंग इंटीग्रिटी एंड रेजिलियंस ऑफ कोरल रीफ इकोसिस्टम इज एसेंशियल फॉर वेलबींग ऑफ ट्रॉपिकल कोस्टल कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। ओके, तो सस्टेनेबल गोल को अचीव करने के लिए 2030 के लिए हमको एक बहुत ज़्यादा एक इंटीग्रिटी बना के चलना पड़ेगा कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो दीज आर द सम थ्रेड्स एंड कंक्लूजन। अब सिग्निफिकेंस क्या है? कोस्टल प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली कोस्टल प्रोटेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ स्टॉर्म्स और हरिकेन्स आते हैं। अभी हम मुंबई में जब आया था तो मैंग्रोव्स वहाँ के कट किए गए हैं, दैट्स वाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे चीज़ें आती हैं, फ्लडिंग वगैरह। मेडिकल फ्यूचर, जैसे कि मेडिकल एरियाज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, मेडिकल चीज़ों के लिए भी हमको यूज़ किया जाता है, इकोनॉमी भी हमको प्रोवाइड करते हैं, इकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज, ठीक है, तो दीज आर द सम सिग्निफिकेंस ऑफ कोरल रीफ्स। अब आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आई एम सॉरी, मैं ये आपको दोबारा नहीं पढ़ा रही हूँ बिकॉज ये मैंने पढ़ा चुका है, बस मैं आपको ओवरव्यू बता दे रही हूँ। तो ये न्यूज़ में क्यों है ये बता दे रही हूँ। इंडिया ने अभी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि फॉर ग्रांटिंग ऑब्जर्वर स्टेटस जो है ISA को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए, अगर तो UN जनरल असेंबली जो है वो परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस देगी जो भी नॉन मेंबर स्टेट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अदर एंटिटीज़। ऑब्जर्वर स्टेटस जो है परमानेंट ऑब्जर्वर अगर बन जाएगा ISA, तो वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे सारे सेशंस में और जनरल असेंबली में वर्किंग में भी हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, तो दीज आर ISA जो है आपको पता होना चाहिए, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जब आया था तब हमारे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था और हमारी फ्रांस गवर्नमेंट ने, मतलब फ्रांस और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वो किया था। ये जो है मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप है, जो भी कंट्रीज़ आती हैं पूरे वर्ल्ड की, यूनाइटेड नेशन की जो भी कंट्रीज़ हैं उनको सबको इंक्लूड करके बना था। पहले था कि 2 टॉपिक्स के बीच में जो भी कंट्रीज आती है उनको इंक्लूड करेंगे, बट अभी जो है एक्सटेंड कर दिया है मेंबरशिप सारे UN मेंबर कंट्रीज के लिए। इसमें यही है, इसका एम यही है कि सोलर एनर्जी एप्लीकेशन को स्केल अप करना, ठीक है, थ्रू प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज लॉन्च्ड ऑन वॉलंटरी बेसिस, फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। हर मेंबर शेयर्स करेंगे, अपडेट करेंगे सोलर अप्लायंसेज और ये सब, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया। और ISA का हेडक्वार्टर जो है इंडिया में है, ठीक है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट। नाउ लेट्स कम टू सिग्निफिकेंस। ऑब्वियसली ये हमको यूनाइटेड नेशन जो हमारा UNFCCC का एजेंडा है उनको सपोर्ट, उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। जो भी मोनोपोली है ओवर ऑयल एंड गैस उसको ब्रेक करेंगे, सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज जो है ISA की वो पुअरर कंट्रीज है, तो वो एक साथ ज्वाइन करेंगी और सारी चीज़ें और बार्गेन करेंगी जो भी कंट्रीज़ हैं, रिच ऑयल कंट्रीज़ हैं उनसे,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पॉपुलेशन का वो भी इंक्रीज होगा, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस होंगे और रिड्यूस रेडिकलाइजेशन और इंश्योर ग्लोबल इक्विटी। अब इनिशिएटिव्स जो आईएसए के अंदर लिए गए हैं, तो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव और सुबॉक्स, जो ये भी मैंने पढ़ाया है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये इंडिया ने लॉन्च किया है कि जो COP26 के अंदर जो भी सारी सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जो भी प्रोड्यूस कर रही हैं जहाँ पे सनशाइन होता है, उन सबको एक साथ एक ग्रिड कनेक्शन में अप्लाई किया जाए, जो कि एक दूसरे को हेल्प कर सके सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने में। आईएसए पार्टनर विद ब्लूमबर्ग philanthropists to mobilize $1 trillion in global investment for solar energy. ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानट, ये भी COP26 में लॉन्च किया गया है। $10 बिलियन कमिट किया गया है, कैपिटल दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेट करने के लिए ग्रीन एनर्जी में। ISA programs on scaling solar application for agriculture use, focuses on providing greater energy access and sustainable irrigation solution to farmers, और governments को support करना to make their energy legislation and policies solar friendly. Okay, so this is the International Solar Alliance. I hope आपको clear हो गया होगा, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा focus नहीं कर रही हूँ. Okay, now urban fire risk. 60 फ्लोर रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है अभी मुंबई में फायर हुई है विथ इनिशियल रिस्पॉन्सेस, ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो अर्बन फायर्स इन इंडिया अगर बात करें तो सिंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अर्बन फायर जो है हमारे बहुत सारी मेजर सिटीज़ में इंक्रीज हो रहा है बिकॉज और ये जो है हमारे पीपल की लाइफ को, प्रॉपर्टी को, सबको रिस्क में डाल रहा है। अगर हम बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की डेटा की अगर बात करें तो 9329 इंसिडेंट जो है फायर एक्सीडेंट के होते हैं इंडिया में, जहाँ पे 9110 पीपल हमेशा ख़त्म होते हैं। इम्पैक्ट की अगर बात करें तो 57.6% टोटल डेथ जो है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के जलने से होती है। पीपल की हेल्थ जो और कुछ चीज़ें पीपल की हेल्थ भी डिवास्टेट होती है, जैसे कि और कम्युनिटीज़ भी ब्रेक होती हैं, ठीक है। तो अर्बन फायर्स की वजह से ये हो गया। अब कॉजेज़ क्या है, प्राइमरली कॉज्ड है कि फायर एक्सीडेंट और अर्बन वर्नेबिलिटीज़, ठीक है, कि उसमें फायर चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं इन्वॉल्व की गई हैं। तो अर्बन वर्नेबिलिटीज़, रैपिड एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ठीक है, फिर कंजेशन हो जाता है उसके कारण होती है। हाई फायर एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी, हाई इंसिडेंट ऑफ कुकिंग सिलेंडर्स अगर यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स, ह्यूमन एरर्स की कैसे, जैसे कि स्मोकिंग, जैसे इन सबको नेग्लिजेंस कर देते हैं। नेचुरल एंड क्लाइमेट रीजंस भी होते हैं, जैसे कि लाइटनिंग, अर्थक्वेक, इन सब के कारण भी होता है। फिर पुअर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन मेजर्स, लैक ऑफ कंप्लायंस टू फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड बाय कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग सच एज फायर सिस्टम एज इक्विपमेंट, ये सब भी यूज़ नहीं करते। अब व्हाट आर द करंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर फायर प्रिवेंशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर बात करें तो अंडर द 12th शेड्यूल फायर सर्विसेज जो हैं वो हमारे आर्टिकल 243 में आती है, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको मैनेज करना। सो इधर म्यूनसिपैलिटीज़ और द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फायर सर्विसेज को लुकअप कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज फर्स्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने इसको रिलीज़ किया था इन 2003 में। इट प्रोवाइड्स, जो चीफ फायर ऑफिसर है तो वो स्क्रूटनाइज कर सके सारी चीज़ों को। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया वो पब्लिश किया गया था, पब्लिश किसने किया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल्डिंग कोड है जिसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हैं कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और फायर सेफ्टी के लिए। फिर प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस फॉर द स्टेट, ये एक मॉडल बिल है जो कि सर्कुलेट किया गया है बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ठीक है, और प्रॉपर ऑपरेशनल के चीज़ों के लिए। ओके, सो दीज आर द सम करंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है। ओके, what can be done to overcome these constraints? These increasing urbanization level and frequency of fire instances, especially at hospitals of India, in India, makes a vital to have a holistic approach to tackle urban fire risk through different components of fire safety, and such as कंपोनेंट्स ऑफ फायर सेफ्टी की अगर बात करें तो लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क आइडेंटिफाई करना है, अपडेट करना है हमारे लॉस और रेगुलेशंस को। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस की अगर बात करें तो हमें कंस्ट्रेंट्स जो है उनको रिड्यूस करना है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना है, रिस्क रिडक्शन करना है। लोकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो एक कल्चर क्रिएट करना है फायर सेफ्टी के लिए और एक सस्टेनेबल सिटीज़ भी बिल्ड करनी है। ओके, सो दीज आर द अर्बन फायर से रिलेटेड चीज़ें, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई आई एम नॉट कवरिंग दिस। नाउ लेट्स कम टू न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव, तो फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव में अभी
अभी रिसेंटली इन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की है। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि पब्लिक बैंक्स जो है वर्ल्ड वाइड वो रिस्पॉन्सिबल है $800 बिलियन डैमेज करने के लिए, जो भी वो प्रोजेक्ट के लिए देते हैं, उसके कारण हमारा नेचर एनुअली कितना डिस्टर्ब हो रहा है, कितना डैमेज हो रहा है। अमंग G20 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो चाइना और इंडिया जो है हाईएस्ट डिपेंडेंसी रिस्क है। फॉर इंस्टेंस नाबार्ड जो है इंडिया का, ये स्लोली एग्रीकल्चरल ऑन देयर बैलेंस शीट, स्लोली ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, नाबार्ड जो है सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। अब देख लेते हैं फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव क्या है। ये स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2019 में बाय द मावा फाउंडेशन बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, जो कि सपोर्ट रिसीव करता है फ्रॉम द चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन एंड द गॉर्डन बेटी मोर फाउंडेशन। मावा फाउंडेशन हैज़ मिशन टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। उनका मिशन है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड नेचर। इसका गोल है कि हमको जो है मेटेरियलिटी जो है उसको इंक्रीज करना बायोडाइवर्सिटी के लिए, इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, इन सब चीज़ों के लिए। और ये जो 5 सेक्टर्स में वर्क स्ट्रीम्स में वर्क करते हैं, मार्केट एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, एनहांस लाइबिलिटी, सिटीजन इंगेजमेंट, पब्लिक फाइनेंस एंड नेचर मार्केट। तो फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव जो है मावा फाउंडेशन ने डेवलप किया है, जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड है। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्लाइमेट जस्टिस। इंडिया ने स्टार्ट किया है, इंडिया ने अभी COP26 में बोला है, जो भी ग्लासगो में हुआ है, कि वो जो है क्लाइमेट जस्टिस की तरफ उसकी नीड की तरफ बढ़ रहे हैं। विद अनइवन इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज अगर बात करें ऑन डिफरेंट पीपल्स एंड प्लेसेस, क्लाइमेट जस्टिस जो है एक टर्म है जो कि रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, डिफरेंट सोशल ग्रुप और पीपल्स को, डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स को। रिकग्नाइज इज एडवर्स, मतलब जो भी क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन पे, उन पे, और कीपिंग क्लाइमेट चेंज एज अ सेंटर ऑफ क्लाइमेट एक्शन डिस्कशन। ओके, सो क्लाइमेट जस्टिस जो है इसलिए ये न्यूज़ में है। फिर जैसे कि हमने बताया था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट UNEP रिलीज़ करते हैं, वैसे ही एमिशन गैप रिपोर्ट 2021 की भी UNEP ने रिलीज़ किया है। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट किसने रिलीज़ किया वो इंपॉर्टेंट है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने रिलीज़ किया है। ओके, नाउ लेट्स कम टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अभी ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिलीज़ किया है इन्होंने। तो किसने रिलीज़ किया है, अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसने रिलीज़ किया है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ठीक है, तो ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच नेटवर्क जो है वो भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करते हैं। फिर क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल, तो क्रिस्प एम टूल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने लॉन्च किया है, क्रिस्प एम टूल जो है क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने लॉन्च किया है। ये हमको हेल्प करते हैं कि क्लाइमेट इंफॉर्मेशन जो है उसको इंटीग्रेट करना इन जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, GIS बेस्ड सिस्टम में, जो कि महात्मा मनरेगा प्रोग्राम के अंदर आते हैं। ये टूल जो है यूज़ किया जाएगा 7 स्टेट में, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट UK की और इंडिया की वो जॉइंटली वर्क करेंगे। और ये कौन से 7 स्टेट हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड राजस्थान। ठीक है, तो क्रिस्प एम टूल किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइलैंड इनिशिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड UK और जो भी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है उन्होंने ये लॉन्च किया है COP26 के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट जो है वो COP26 जब समिट चल रहा था उसी के टाइम पे ये लॉन्च किया है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, UK और स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट ग्रुप में डेवलपिंग स्टेट्स ने। इसका एम क्या है कि एक कोलिशन बनाना है कि हमको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हमारे नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं उन सबको प्रोटेक्ट करके और इकोनॉमिक लॉसेस कम हो, इन सब चीज़ों को मैनेज करके एक कोलिशन बनाना है। फिर आते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, कौन से हैं, जो कि वो कंट्रीज़ हैं जैसे कि कैरिबियन हो गई, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन, साउथ चाइना सी रीजन्स हो गए, जो कि मोस्ट वल्नरेबल है नेचुरल डिजास्टर के। अब SIDS अगर बात करें तो वो 2/3 अकाउंट करते हैं हमारी कंट्रीज़ का, जो कि लॉसेस डिजास्टर के कारण सफ़र करते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू नोटिफिकेशन ऑफ मास एमिशन स्टैंडर्ड फॉर E12 एंड E15 फ्यूल बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो नोटिफिकेशन अभी आउट किया है मास एमिशन जो भी E12 और E15 से होते हैं। मास एमिशन स्टैंडर्ड जो है E12, दैट मीन्स E12 का मतलब होता है 12% इथेनॉल विथ गैसोलीन, और E15 का मतलब होता है 15% इथेनॉल विथ गैसोलीन फ्यूल्स, जो कि नोटिफाइड किसके अंदर है, सेंट्रल मोटर व्हीकल
रूल्स 2021 के अंदर नोटिफाइड है। दिस विल एनेबल द, ये क्या करेगा, नोटिफिकेशन जो इन्होंने लॉन्च किया है ये हमको बोलेगा कि जो भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, जो भी E12 और E15 फ्यूल बना रही हैं, वो कंप्लेंट मैनेज करें जो भी मोटर व्हीकल्स के थ्रू आते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ व्हीकल्स टू द लेवल ऑफ इथेनॉल ब्लेंड शेल बी डिस्प्लेस्ड ऑन द व्हीकल बाय पुटिंग क्लियरली विजिबल स्टिकर आपको पुट करना पड़ेगा उसमें, मतलब कार वगैरह में। और ये जो है इन लाइन है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है इंडिया का, उसके लाइन है, जिसके टारगेट क्या गया है 20% इथेनॉल हमको ब्लेंड करना है गैसोलीन के साथ 2023-24 तक। तो ये जो है अभी रिवाइज हुआ है, पहले कौन सा ईयर था ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एज अ प्योर पर फ्यूल, तो मोनो फ्यूल व्हीकल जो होते हैं वो सिर्फ नेचुरल गैस पे ऑपरेट होते हैं, उनको डेडिकेटेड नेचुरल गैस व्हीकल भी बोला जाता है। बायोफ्यूल व्हीकल की अगर बात करें तो बायोफ्यूल व्हीकल वो व्हीकल होते हैं जिसमें 2 इंडिपेंडेंट फ्यूल सिस्टम होते हैं और वो दोनों फ्यूल पे साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स वो होते हैं, वो मोटर व्हीकल होते हैं जो कि इंजीनियर और डिज़ाइंड होते हैं कि वो बहुत सारे 2 और 2 से ज़्यादा फ्यूल के मिक्सचर में भी वर्क कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द E12 and E15 fuels. Now let's come to ministry. Next news, Minister of Environment issued draft notification for regulation of extended producer responsibility. तो EPR को रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी रेगुलेशन निकाला है, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला है। तो EPR जो है एज अ पार्ट, मैंने बहुत बार पढ़ा चुका है आपको। तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन क्यों निकाला है? ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किसके, कौन से एक्ट के अंदर इशू किया गया है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर और अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट को वो बना रहे हैं, उससे कितना एनवायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो वो प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अंटिल उसकी लाइफ, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती। तो की हाईलाइट्स की अगर बात करें तो क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जो भी दैट विल हैव टू बी मैनेज बाय प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स और ब्रांड ओनर्स हु जनरेट प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट इज स्पेसिफाइड। मतलब जो भी ये क्वांटिटी है वेस्ट की, जितना भी जनरेट करते हैं वो मैनेज करेंगे। EPR शेल बी एप्लीकेबल बोथ प्री कंज्यूमर और पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट पे भी एप्लीकेबल होगा। EPR विल कवर फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, जैसे कि रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग और मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग, ये सब भी कवर करेगा। अब रजिस्ट्रेशन जो है PIBOs का एंड प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स का थ्रू सेंट्रलाइज्ड EPR पोर्टल डेवलप्ड बाय CPCB। प्रोविजन ऑफ PIBO जो है टू ट्रेड इन EPR सर्टिफिकेट, दे कैन यूज सरप्लस EPR सर्टिफिकेट फॉर ऑफसेटिंग प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल, carry forward to use in succeeding year and sell it to other producers and brands। फिर आते हैं UNEP ने अभी पब्लिश किया है साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये जो है UNEP ने पब्लिश किया है। तो साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन कौन पब्लिश किया है, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए UNEP ने पब्लिश किया है। ओके, सो ये सब मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर ज़ीरो वेस्ट सिटीज़ चैलेंज, ये द वे स्टेट हैज़ चूजन 2 विनर्स, मतलब अभी 2 विनर्स जो है गुवाहाटी से सेलेक्ट किए गए हैं फॉर देयर वर्क, जो कि ज़ीरो वेस्ट सिटीज़ की तरह वर्क कर रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और रिड्यूस कर रहे हैं यूसेज ऑफ प्लास्टिक। गुवाहाटी जो है अमंग द 3 सिटीज़ में से चूजन हुआ है एज अ वे स्टेट। यूनाइटेड वे स्टेट क्या है? एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड नॉन प्रॉफिट है जो कि लॉन्च किया गया है टू ज़ीरो वेस्ट सिटीज़ चैलेंज के लिए। अदर 2 जो सिटीज़ हैं वो जोहान्सबर्ग है ना, हो ची मिन्ह है, ठीक है। तो ये हो गए। फिर ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये एक मल्टीलैटरल डायलॉग है बिटवीन द ओसोवॉग इनिशिएटिव बाय इंडिया। इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में लॉन्च किया है COP26 के टाइम पे। ओसोवॉग इज इंडियाज इनिशिएटिव टू बिल्ड अ ग्लोबल इकोसिस्टम फॉर इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि 140 कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं। ये एक ब्लूप्रिंट है फॉर OSWOG has been developed under World Bank Technical Assistance Program that is implemented to accelerate the deployment of grid connected। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको एक बार और पढ़ाया इसलिए मैं इस पे नहीं जा रही हूँ। अब नीति आयोग ने अभी लॉन्च किया है जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग और इसरो ने ये लॉन्च किया है जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एनर्जी मैप जो है इंडिया का, विद द सपोर्ट ऑफ एनर्जी मिनिस्ट्रीज।
ये एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि कैप्चर करेगा डेटा को, स्टोर करेगा, डेटा को डिस्प्ले करेगा, जो भी अर्थ सरफेस में हमारी चीज़ें हैं उनको, ठीक है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रूशियल पार्ट है स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये हमको प्रोवाइड करेगा एक मैप जो कि सारे एनर्जी रिसोर्सेज को एक साथ दिखाएगा। दिस इज इन लाइन विद ड्राफ्ट नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2021। सिग्निफिकेंस अगर मैप की बात करें तो आइडेंटिफाई करेगा, लोकेट करेगा सारी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज एनर्जी की हैं, इंटीग्रेट करेगा एनर्जी डेटा जो भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में स्कैटर्ड है, लेवरेज करेगा बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को, और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हमको हेल्प करेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी मैंडेट किया है कि जो भी डिस्कम्स है कि वो एनर्जी अकाउंटिंग करना शुरू करें। तो एनर्जी अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी एनर्जी हो रही है, जो भी एनर्जी इनफ्लो हो रही है बहुत सारे वोल्टेज लेवल से, उन सबको अकाउंट करना, ठीक है, जहाँ जहाँ जा रही है उन सब चीज़ों को। तो एनर्जी अकाउंटिंग हमको क्या एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, कहाँ से कंज्यूम हो रही है, कितने कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, कौन से कैटेगरीज के कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, इसमें हमको हेल्प करेगा, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के जो भी गोल है उनको भी अचीव करने में हेल्प करेंगे। अब की रेगुलेशन की अगर बात करें तो क्वार्टरली एनर्जी अकाउंटिंग करना है, डिस्कम्स करेंगे थ्रू अ सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर विद इन 60 डेज। एनुअल एनर्जी ऑडिट करेंगे बाय एन इंडिपेंडेंट एक्रीडिटेड एनर्जी ऑडिटर। ओके, बोथ एनुअल और क्वार्टरली वो करेंगे। रेगुलेशन जो है वो कौन इशू करेंगे? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इशू करेंगे अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन कोड एक्ट 2021। अब बीईई क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि स्टेब्लिश हुई है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर 2021 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च ग्रीन डे अहेड मार्केट पोर्टल, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया PT 365 में। तो ग्रीन लेटेस्ट रिवाइज, तो ग्रीन डे अहेड मार्केट पोर्टल जो है ये ऑपरेट होगा इन इंटीग्रेशन विद कन्वेंशनल डे अहेड मार्केट जो भी डेली होता है पावर सेक्टर में, ओपन एक्सेस पे। ओपन एक्सेस मतलब परचेसर्स जो भी है पावर परचेस करते हैं और जो भी पावर सप्लाई करते हैं उन दोनों के बीच जो है ओपन एग्रीमेंट में बाय कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और सेल कर सकते हैं। पावर एक्सचेंजेस की अगर बात करें, ये पार्टिसिपेंट्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो बिड कर सकते हैं सारे कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? ये हमको किस में हेल्प करेंगे? तो ये हमको पावर परचेसर एग्रीमेंट जो है उसमें हमको उससे हमको शिफ्ट करके कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मार्केट बेस्ड मॉडल में हेल्प करेंगे। प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव प्राइस सिग्नल्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पावर। ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, और क्रिएट करेंगे पैन इंडिया ग्रीन मार्केट बाय अनलॉकिंग द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब अदर इनिशिएटिव्स की अगर बात करें जो कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किए गए हैं, तो पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड इंडिया एनर्जी एक्सचेंज जो कि रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं। आरटीएम जो है ये बायर्स और सेलर्स को बोलता है कि पैन इंडिया जो है आप एनर्जी जो भी आपकी रिक्वायर्ड है तो आप रियल टाइम ऑपरेशन पे परचेस और सेल कर सकते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है ये रेगुलेट करते हैं दोनों को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को भी और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया को, दोनों को ये ही रेगुलेट करते हैं। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द ग्रीन डे अहेड मार्केट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी नोटिफाई किया है रूल्स, किसके लिए? सस्टेनेबिलिटी, किसके लिए? जो भी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने नोटिफाई किए हैं रूल्स। तो न्यू रूल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर नोटिफाई किए हैं। जो भी हमारे एनर्जी सेक्टर्स हैं उनको स्टेक होल्डर्स को और टाइमली रिकवर कर सके कॉस्ट उसके लिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे कि प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है कट हो रहा है, इनऑर्डिनेट पेमेंट्स डिलेज हो रही हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और डिले हो रहे हैं लैंड एक्विजिशन और क्लियरेंस में जो भी पावर सेक्टर्स हैं उनमें। तो की हाइलाइट्स क्या है रूल्स के? कंपनसेशन प्रोवाइड करना है, प्रोक्योरर जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे इन द इवेंट ऑफ कर्टेलमेंट ऑफ सप्लाई। मस्ट रन स्टेटस जो है उसका मतलब होता है कि कंसर्न पावर प्लांट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे ग्रिड को अंडर ऑल कंडीशन, मतलब सारे कंडीशंस में ही, भले उनका लॉस हो रहा है पर उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स जो है उनको अलाउ किया गया है कि वो पावर को सेल कर सकते हैं पावर एक्सचेंज में और कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं। तो ये रूल्स हमको हेल्प करेंगे टारगेट अचीव करने में जो भी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए है, और कंज्यूमर्स को हेल्प करेंगे कि वो ग्रीन और क्लीनर पावर की तरफ मूव कर सके। ओके,
नाउ लेट्स कम टू द टेरेस्ट्रियल वाटर। तो रिपोर्ट जो है 2021 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज जो कि रिलीज़ किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्होंने बोला है कि टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज जो है वो ड्रॉप हुआ है, मतलब कम हुआ है एट अ रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर ईयर इन 20 ईयर्स। टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज अगर हम उसको डिफाइन करें तो वो होता क्या है, ये एक समेशन है सारे वाटर का जो भी लैंड सरफेस पे अवेलेबल है और सब सरफेस पे अवेलेबल है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड। इट includes surface soil moisture, root zone soil moisture, ground water, snow, ice, water stored in vegetation, ये सब include करता है। TVS modulates जो है the hydrological cycle and it is a key determinant of water availability and indicator of drought. Okay, so key finding आप एक बार पढ़ लीजिएगा, not most important. Now let's come to बन्नी बफेलो। तो रिसेंटली इंडिया का पहला बन्नी बफेलो जो है उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया गया, जिसमें में काफ एक बॉर्न हुआ है गुजरात में, उनका बच्चा। तो बन्नी बफेलोज जो है वो कच्छ रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जो कि गुजरात में है। बन्नी जो है विच इज़ अ इवॉल्व, एक बन्नी जो है एक फॉरेस्ट है जो कि इवॉल्व किया गया है, मलधारी कम्युनिटी वहाँ पे रहती है वो, उन्होंने क्लाइमेट कंडीशन जो है हार्श क्लाइमेट कंडीशन होती है उनको अडॉप्ट करके एक बहुत अच्छा ग्रासलैंड बनाया है, ड्राउट रेसिस्टेंस है जो कि। फिर आते हैं एलियम नेगिनियम, अ प्लांट एक डिस्कवर्ड हुआ है उत्तराखंड में 2019 में। कंफर्म किया गया कि ये न्यू स्पीशीज़ है एलियम की, जो कि द जीनस दैट इंक्लूड्स मैनी स्टेपल फूड सच एज अनियन एंड गार्लिक। ऑल दो न्यू टू साइंस द स्पीशीज़ हैज़ अ लॉन्ग बीन नोन अंडर डोमेस्टिक कल्टिवेशन, मतलब बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक कल्टिवेशन होता है, लोकल कम्युनिटीज़ करती है, बट ये न्यू हुआ है विद अ नैरो डिस्ट्रीब्यूशन। द न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ वेस्टर्न हिमालयस हैज़ येट बीन रिपोर्टेड फ्रॉम एनीवेयर एल्स, मतलब सिर्फ हिमालयस वाले रीजन में मिलता है, अभी तक और किसी रीजन्स में नहीं मिलता है। Okay, so this is the end of environment section. I will start with social issues tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.